जय हिंद बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के 6 चैप्टर वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 6.1। बहुत ही आसान सा चैप्टर है। उसमें टॉपिक भी ऐसे हैं जो आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। वर्क डन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंडेड रहेगा। तो यहाँ पर हम वर्क डन से स्टार्ट करेंगे, वर्क डन की डेफिनेशन को समझेंगे और उसमें रिलेटेड केसेस। सिंपली अगर हम बात करें तो हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम बोलते हैं वर्क डन हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ये देखेंगे कि ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो कभी बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव हो गया, कभी बोलेंगे वर्क डन नेगेटिव हो गया, और कभी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट होने के बाद भी वर्क डन नहीं हुआ। तो इन्हीं केसेस को हम समझेंगे। ये जो लोचे उसमें दे रखे हैं उनको हमें समझना है। हम छोटे छोटे पॉइंट को समझ लेंगे, फिर वो टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलते हैं अपनी क्लास में, और क्लास में हम स्टार्ट करते हैं वर्क एनर्जी पावर का फर्स्ट लेक्चर। तो बच्चों अब स्टार्ट करते हैं अपना जो 6th चैप्टर है 11th क्लास का, उसका फर्स्ट लेक्चर। चैप्टर का नाम मैं बता चुका हूं, चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क डन की डेफिनेशन आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। उसमें बताया गया कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उस पर लगाया फोर्स और उसमें हो गया डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो हम बोलते हैं वर्क डन हमारा हो गया। लेकिन यहां पर हमें यह देखना है क्या सब जगह ऐसा ही होगा? हम फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा, हम बोलेंगे वर्क डन हो जाएगा, यही हमें आगे देखना है। लेकिन हम बहुत सारे केसेस में जब देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हो ही नहीं रहा, जीरो वर्क डन। किसी किसी केस में नेगेटिव वर्क डन, किसी में बोल रहे हैं पॉजिटिव वर्क डन। इन्हीं चीजों को आज हमें देखना है। तो अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला बेटा बहुत आसान सा है। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके का आपने फॉर्मूला देखा। कहां देखा? 9th क्लास में। अब क्या होता है, यहां जब 11th क्लास में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि फोर्स पर ऐसा एक एरो लगा है, इस पर भी एक रॉकेट उड़ रहा है और यहां पे लगा है डॉट। अब इस फॉर्म में मिल रहा है 11th क्लास में। क्या हो रहा है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इन दोनों का प्रोडक्ट किया तो मिला वर्क डन, और वर्क डन स्केलर है। तो इसीलिए हम एफ और एस के बीच में कैसा प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। आपने पढ़ा होगा वेक्टर में, मोशन इन अ प्लेन में डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वर्क डन का जो फॉर्मूला है ये डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू F। अब बिना वेक्टर के लिखा, यानी कि बिना इस एरो के, और डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे S और डॉट हटा दिए, क्या लगा दिए, कॉस थीटा। अभी कॉस थीटा क्या है, डॉट हटाते तो कॉस लगाते हैं, कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। समझ आया? कॉस थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। लेकिन जब 9th क्लास में देखा तो फॉर्मूला कैसा देखा हमने? 9th क्लास में तो फॉर्मूला ऐसा देखा, F और S, वहां तो cos थीटा था ही नहीं, तो उसी को समझना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा कंडीशन दिया कि ये थीटा जीरो, फोर्स ऐसा लग रहा तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा हो रहा, तो W इक्वल्स टू F एस और cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री का वैल्यू आपको पता कितना होता, cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता। तो जब 1 होता तो फॉर्मूला क्या बनता, W इक्वल्स टू F इंटू एस। समझ आया? अब अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो आपने पढ़ा होगा 2 तरीके का यूनिट, वैसे तो 4 तरीके का, लेकिन जनरली हम बात करते 2 तरीके का यूनिट। तो बात करते पहले ऐसा यूनिट, तो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। जूल जे से रिप्रेजेंट करते, ये कैसा हो गया, ऐसा यूनिट। समझ आया? दूसरा यूनिट क्या है, अर्ज, ERG अर्ज। ये CGS यूनिट, ये वर्क का यूनिट। जूल वर्क का ऐसा यूनिट, अर्ज वर्क का CGS यूनिट। समझ आया? और दूसरा यूनिट भी लिख सकते हैं, जैसे फोर्स का क्या हो जाता है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाता है, मीटर, तो न्यूटन मीटर भी वर्क का ऐसा यूनिट।
समझ आए? अब यहां पर हमारा फॉर्मूला ये रहेगा, ये इससे चले तो वर्क डन समझ में आया, ऑब्जेक्ट रखा, उस पर हमने फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी में डिस्प्लेसमेंट हो गया, वर्क डन हो गया। लेकिन क्या होता, ये डेफिनेशन का अपना प्रॉब्लम, डेफिनेशन का अपना प्रॉब्लम क्या कि डेफिनेशन जो होता वो लिमिटेड। अब ऐसा थोड़ी किसी का हम डेफिनेशन पूरा 1, 1.5, 2 पन्ने में लिख दिया, बोले डेफिनेशन है ऐसे है, तो इसलिए डेफिनेशन छोटी सी बनाना। तो छोटा डेफिनेशन, फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट हो गया, बोले वर्क डन हो गया। लेकिन उसके बाद उसमें लोचा समझने का, क्या लोचा? अब कभी बोलेंगे वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, तो उसी को समझना, कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव, कब जीरो। इसको रब कर दो। आपको क्या समझना, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, कब जीरो। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता, मैं यहां पर लिखता, पहला केस क्या डिस्कस करेंगे, मैं लिखता वर्क डन पॉजिटिव। एक तो इसका डिस्कस करने का, दूसरा डिस्कस किसके करने का, वर्क डन, फिर नेगेटिव, जब नेगेटिव वर्क डन होगा तब। तीसरा केस डिस्कस करने का, वर्क डन जीरो। ठीक, तो पहले चीज समझना, कब वर्क डन हम बोलेंगे कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव होता। तो पहला केस समझने का कि हम बोलेंगे, फॉर्मूला पहले क्या लिखा हमने, वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, ये कंप्लीट फॉर्मूला बोले। अब अगर ये थीटा लेस देन 90 डिग्री होएगा, यानी कि थीटा 90 डिग्री से कम, तो कॉस के केस में कॉस 10 डिग्री, कॉस 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री की वैल्यू पॉजिटिव। ऐसे 90 डिग्री से कम कोई भी वैल्यू हो कॉस में, तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव। और कॉस 90 का कितना वैल्यू, कॉस 90 का वैल्यू जीरो। मैं लिख देता हूं कि कॉस जीरो की वैल्यू तो 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। अब 90 से अगर कम कोई भी एंगल है तो कॉस में उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, उसकी वैल्यू पॉजिटिव। तो अगर एंगल 90 से कम तो वर्क डन बोलेंगे पॉजिटिव। अब उसके एग्जांपल समझो, एक ब्लॉक रखा ऐसा, उस पर फोर्स लगाए ऐसा, और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, तो एफ और एस के बीच में एंगल 0, तो वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव। ये फर्स्ट कैटेगरी, पॉजिटिव वर्क डन। अब दूसरा समझना है इसी में, जैसा कि ये ट्रॉली बैग ले लिया, ये ट्रॉली बैग ले लिया, इस पर इधर फोर्स लगाया, यहां फोर्स लगाया। अब फोर्स तो लगाया ऐसा, ट्रॉली बैग जाता ऐसा, देखा नहीं देखा है भाई, रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पे से ट्रॉली बैग लेके जा रहा है, ऐसा थोड़ी कि ऐसा फोर्स लगाया तो ट्रॉली बैग रॉकेट बन के ऊपर जा रहा है, ऐसा तो जाता नहीं। अब फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट होगा इस डायरेक्शन में, तो यहां ये फोर्स, यहां ये डिस्प्लेसमेंट, एंगल 0 तो नहीं लेकिन 90 भी नहीं। ये एंगल अगर हम ऐसा देखें कि एस और एफ के बीच में ये थीटा 90 से कम, अब 90 से कम कितना भी, वो 80, 70, 60 कुछ भी, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, अब ये थीटा 90 से कम तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारा वर्क डन पॉजिटिव। बात समझ में आया? अब हमने क्या करना है, हम दूसरा देखना है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा। तो वर्क डन अगर हम नेगेटिव की बात करें
तो इस थीटा को समझना है हमें। ये हमारा थीटा ग्रेटर देन 90, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा होएगा तो वर्क डन हमारा नेगेटिव हो जाएगा। cos 120 की वैल्यू -1/2, यानी कि 90 के बाद कोई भी एंगल लेते हो cos में, जैसे 91, 92 या 100, 110, 20 ऐसे चलते जाएंगे तो cos की वैल्यू नेगेटिव में रहेगी, यानी कि cos 270 की वैल्यू, अब समझना बात, cos में cos 90 से ज़्यादा, अगर हम मान लें 90 से ज़्यादा, जो वैल्यू 100 या 150 या 200, इन सब का वैल्यू क्या रहेगा? नेगेटिव में। और cos 270 से कम एंगल, 90 से ज़्यादा और cos 270 से कम, जो भी cos का एंगल लोगे वो आपका कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मगर इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि ऐसा एंगल ही नहीं देंगे आपको झंझट वाला कि 210, अब मैथ्स का क्वेश्चन थोड़ी करवा रहे हैं, तो सिंपल बोलेंगे 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा तो ठीक है, 90 से ज़्यादा हम ये मान के चलेंगे बस अब वो नेगेटिव है, ठीक है। और उसमें भी 90 से ज़्यादा कौन सा एंगल बोलेंगे? 180 की बात करेंगे। 180 अब कैसे? देखो, जैसे ये ब्लॉक रखा, फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जा भी रहा उस डायरेक्शन में जिसमें लगा रहे फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में। अब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट ऐसा बना लेते, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच में एंगल कितना बनता? 180। और cos 180 की वैल्यू कितना होता? cos 180 का वैल्यू कितना होता? -1। तो अगर इसी केस में आपको समझने का कि अप्लाइड फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों का डायरेक्शन सेम। अगर आपसे बोलते वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स बताओ, पॉजिटिव के नेगेटिव, तो आपने बोला पॉजिटिव, क्योंकि FBC डायरेक्शन में SBC डायरेक्शन में दोनों का डायरेक्शन सेम, तो वर्क डन पॉजिटिव। इसी केस में आपसे बोलते वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो आप क्या बोलते हैं? नेगेटिव वर्क डन। क्यों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, तो आपका वर्क डन नेगेटिव। बस समझ में आया? वर्क डन लिखोगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मान लो कोई वैल्यू दे रखी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू दे रखी है मान लो 10, डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया 5, और एंगल आपको पता cos 180, तो cos 180, तो cos 180 की वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 10 और 5 50, cos 180 की वैल्यू -1, तो -50 आ गया वर्क डन नेगेटिव में। समझ आया? अब कई बार बच्चों को क्या कंफ्यूजन होता, वो उनको लगता कि यार ये बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने वर्क डन क्या करा, उन्हें लगता फोर्स, ये F अप्लाइड फोर्स है, इसने ब्लॉक को लेफ्ट टू राइट मूव कराया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने तो मूव ही नहीं कराया। भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग तो इधर रहा है, लेकिन इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने डिस्प्लेसमेंट थोड़ी कराया, ये डिस्प्लेसमेंट तो इस अप्लाइड फोर्स की वजह से हुआ, तो फिर इसके वर्क डन को क्यों बोल रहे हैं, इसका वर्क डन कैसे कैलकुलेट कर लिया, नेगेटिव कैसे बोल दिया, ऐसे बहुत सारे डाउट आते। तो आपको एक चीज समझना, आपको एंगल कैसे लेंगे, बहुत ही आसान तरीका, जो फोर्स बोला जाए आपसे, जैसे हमने बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसको देखना है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है उसको देखना है। पर आपको यह नहीं सोचना है कि यही फोर्स डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब आप ये नहीं सोचे कि भाई अप्लाइड फोर्स तो F है, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसकी बात क्यों कर रहे हैं। आपको ये देखना है जिस फोर्स की वो बात कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, उसके बीच में एंगल क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता देना है कि वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल और देता हूं,
जैसे कि यहां पर हमने देखा कि जैसे एक बच्चा है, अभी वो एक बॉल फेंकता है, ये बालक एक गेंद को फेंकता ऊपर की तरफ। अब ये गेंद ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसने अप्लाइड फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? ऊपर की तरफ। एफ इसने ऊपर की तरफ लगाया। ये मैं एफ का डायरेक्शन बना देता हूं, ये एफ का। अब बॉल ऊपर जा रही है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है एस, इसका डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ। अब आपसे कोई बोले कि बताओ वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, इस बच्चे ने जो अप्लाइड फोर्स लगाया, उस फोर्स ने जो वर्क डन किया वो पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो हमने देखा इसने फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया ऊपर की तरफ, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा 0, तो वर्क डन हो गया पॉजिटिव। इसी केस में वो बोले, आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगेगा। भाई इसने तो फोर्स लगाया बॉल पर ऊपर की तरफ, बॉल जा भी ऊपर की तरफ रही है, इसके फोर्स की वजह से ही बॉल ऊपर जा रही है। लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लग रहा है इस बॉल पर, ग्रेविटी भी लग रही है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के वर्क डन कैसा कर रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो आपको देखना भाई ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, पर इसने तो फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, तो बॉल तो जा रही है ऊपर की तरफ। तो अब इसने जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उससे मतलब हमें कुछ नहीं, हमें ये देखना ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, कहा वो नीचे की तरफ, बस हमने देखा ठीक। डिस्प्लेसमेंट किधर, वो ऊपर की तरफ। अब इस एफ जी और एस यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना? एक का डायरेक्शन ऊपर एस का, दूसरे का नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल 180, और 180 हो गया तो हम बोलेंगे वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में है? तो अगर पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करें तो आपको देखना किस फोर्स की बात कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, उनके बीच में एंगल क्या बनना, उसके अकॉर्डिंग आपको बता देना है कि अगर एंगल 90 से कम है तो वर्क डन पॉजिटिव है, अगर 90 से ज्यादा है तो वर्क डन नेगेटिव है। समझ आया? ओके। अब देखेंगे थर्ड केस, तीसरा केस कैसा? तीसरे में वर्क डन 0। अब अधिकतर जो ये पॉजिटिव नेगेटिव या 0 है, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि एक लाइन में 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। अब इन्होंने बोला कि भाई बताओ 0 वर्क डन कब होगा या उसका एग्जाम्पल बताओ, नेगेटिव वर्क डन कब होगा उसका एग्जाम्पल बताओ, या कंडीशन दे दिया और आपसे पूछ लिया कि वर्क डन कैसा होगा, कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, 0 है। तो अब हमें 0 वर्क डन समझना है। 0 वर्क डन कब होगा? जब थीटा 90 होगा तब वर्क डन 0 होगा। क्यों? क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब 90 कब होगा समझ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखो। एक तो कूली का एग्जाम्पल है, कूली ने उठाया सामान अपने सर पे रखा, अब कूली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो अब कूली ने सामान रख दिया तो सामान सर पे रख के तो ऊपर की तरफ धक्का देगा, ऐसा थोड़ी सामान सर पे रख के दबाएगा नीचे की तरफ। सर पे सामान रखने का तो सामान को ऊपर की तरफ धक्का देगा ताकि सर पे कम बोझ पड़े, और चला आगे की तरफ, फोर्स लगाया ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर की तरफ, एंगल कितना बना? फोर्स ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऐसा, एंगल बना 90, कुली का वर्क डन 0। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी कुली से सामान उठवाने के बाद उसे ये मत कहना कि वर्क डन तेरा 0 हो गया। मैं तो जितनी बार स्टेशन पे गया हूँ कभी उससे नहीं कहता हूँ कि अगर मैंने उसको सामान उठाने के बाद उसे बोला कि भैया तेरा वर्क डन 0, यही पढ़ाते हैं, तो उस दिन इतना वर्क डन वो मेरे ऊपर कर देगा अगर मैं बोल देगा कि मैं दोबारा कभी उससे नहीं बोल रहा। तो इसीलिए कभी उस कुली को नहीं समझाना फिजिक्स ये वाली कि तेरा तूने काम भी करा और तेरा वर्क डन 0, सारे कुली को इकट्ठा करके वर्क डन कर देगा। अब उसके बाद क्या, एक तो कुली का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा अगर बात करें, एक प्लेन उड़ रहा,
अब प्लेन जा रहा इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट का तो डायरेक्शन ये हो गया, और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा। इस कंडीशन में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्लेन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा, प्लेन ऐसे जा रहा, एंगल दोनों के बीच में 90, 0, तो वर्क डन 0 हो गया। और केस समझे, एक और केस है जो बहुत उस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट केस ये है कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब जब सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स हर जगह सेंटर की तरफ लगेगा, हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड द सेंटर। अगर इस केस में आपसे कोई बोले कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कैसा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तो आपको क्या बताना है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर हो गया, ये हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया s। अब डिस्प्लेसमेंट ये, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है, एंगल कितना बना, 90, तो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया, 0। तो जब भी आपसे पूछा जाता है वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो आपको बताना है 0, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया। किसी भी पॉइंट बना लो, यहां से लेकर यहां तक डिस्प्लेसमेंट ये हो गया, तो s का डायरेक्शन तो ये हो गया, और सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन नीचे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90, तो वर्क डन 0। तो ये कुछ केस थे जो आपने समझे कि वर्क डन की डेफिनेशन समझा, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम बोलते वर्क डन हो गया। लेकिन ये तो हम बोलते, लेकिन इसमें और केस भी हैं कि फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद भी वर्क डन नहीं हो रहा, कभी नेगेटिव हो जा रहा, कभी पॉजिटिव हो जा रहा। तो इस टॉपिक पर जनरली छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क्स का, आपसे एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क डन के। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको लगता है कि इस लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।